नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हॉर्मूज में बारूद की गूंज फिर महायुद्ध का अलार्म बजा रही है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। खबर है कि अमेरिका ने हॉर्मूज में 2 दिनों में दूसरी दफा ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हॉर्मूज में आज 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है, जो कि समुद्री यातायात के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान अब भड़क उठा है। ईरान ने 2 टूक कहा कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका ने आगे भी ऐसी हिमाकत की तो फिर उसे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके ही दम लेगा। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी जंग छिड़ेगी? क्या दुनिया फिर तबाही की तस्वीरें देखेगी? आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों के एक एक्शन ने तनाव फिर बढ़ा दिया है। ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने दावा किया। हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी बलों ने 2 वन वे अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। ये ड्रोन हॉर्मुज से गुजर रहे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। ईरानी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, ईरान की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले शनिवार को भी अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। लगातार दूसरे दिन ड्रोन गिराए जाने के दावे के बाद हॉर्मुज में तनाव और बढ़ गया। अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान भड़क उठा। ईरान ने कहा, अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा। अब जो हालात बनेंगे उसके लिए यूएस जिम्मेदार होगा। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो जंग सिर्फ फारस की खाड़ी तक नहीं रुकेगी, बल्कि विनाश का ये चक्रव्यूह अब 7 समंदर तक फैलेगा। अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर हमला होता रहा तो बारूदी जंग की आग में खाड़ी देश भी झुलसेंगे। अमेरिकी ठिकानों पर विनाशक बम बरसेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी जारी करते हुए कहा, अमेरिका के साथ बातचीत में सबसे बड़ी परेशानी उसका बार बार बदलता रुख है। अमेरिकी अधिकारी अलग अलग बयान देते हैं, जिससे किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका को ईरान के अधिकारों को स्वीकार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने और यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। लेकिन ट्रंप बार बार कह रहे हैं, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान से यूरेनियम छीन लेंगे। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने कहा था, मुझे मुस्तफा खामेनेई से मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं देखना चाहूंगा कि क्या हम कोई समझौता कर सकते हैं। अगर समझौता हो जाता है तो संभव है कि मैं उनसे मिलूं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उनसे सम्मानजनक व्यवहार करूंगा। लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया। ईरान की ओर से 2 टूक कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से मिलने की ट्रंप की पेशकश को खारिज कर दिया। अरागची ने कहा, ऐसी बातों पर चर्चा करने से पहले हकीकत को देखना चाहिए। हमें वास्तविक दुनिया में रहना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ी है। ईरान की ताजा चेतावनी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों में खलबली मचा दी है। सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिर भड़कने लगी है? क्या महायुद्ध की तैयारी फिर शुरू हो गई है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर अजिताब जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं और जमीर अब्बास जाफरी हमारे साथ ईरान से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले मैं सुधाकर जी आपका रुख करना चाहूंगी। और सर, एक सवाल जो डिफेंस एक्सपर्ट के लिहाज से बहुत कॉमन है सर, ये पूछा जाता है कि आपके अनुमान से क्या लगता है कि सर आने वाले दिनों में एक बार फिर से ये बारूदी जंग छिड़ेगी या फिर किसी तरीके से कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरह मुलाकात करके और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल दे, लेकिन ट्रंप इस समझौते पर पूरी तरीके से सहमति जताते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा शुभकामनाएं।
जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल का छोटा जवाब अगर दूँ तो मैं यही कहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप ये तब तक ये नोटंकी करते रहेंगे जब तक उनको एक ऑनरेबल, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेबल एग्जिट नहीं मिलता, जिसको हम जी। कहते हैं एग्जिट विद विक्ट्री। अब विक्ट्री का तो कोई ना अनुमान कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा वो मौके ढूंढ रहे हैं कि अगर लेबनान की तरफ इजराइल का फायरिंग रुक जाए तो कम से कम एक वहाँ पे एक छोटा सा एक कैविएट या एक रिप्रीव मिल सकता है, विक्ट्री का एक छोटा मोटा निशान। या इस तरफ न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम का, एनरिच्ड यूरेनियम ईरान कभी मानेगा नहीं, जितना मैंने समझा है उन देश को। यह एक सोवरेनिटी, एक सोवरेन देश होने के नाते इसका एक सोवरेन राइट है, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखे हैं, उसके तहत उनको लागू है, दे आर एंटाइटल्ड वो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना या उनका मेडिकल रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम रख सकते हैं। जो अभी हायर परसेंटेज है उसका एक मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन के नीचे उसको डी एनरिच किया जा सकता है, यानी कि डाइल्यूट किया जा सकता है। तो उसको तीसरे देश में कोई ले, उनका आर्गुमेंट बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। सो दूसरा चीज होता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज मेरे अंदाज, ये मेरा रीडिंग है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज गया क्योंकि ये ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दे देता है, आप मान के चलिए ये देश अभी तक जितना डट के लड़ रहा था, ये नहीं कि मैं ईरान की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मेरा एनालिसिस यही कह रहा है, ये ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कभी नहीं देगा। अगर वो दे देगा उसका माने ये है कि वो यूएसए और इजराइल के सामने वो सरेंडर हो। ऐसा हालत में डोनाल्ड ट्रंप ये तब तक धक्का खाते रहेंगे, ड्रामा करते रहेंगे जब तक मजबूरन ये पूरा इनका कोई नुकसान नहीं होता है। नेवल एसेट्स, अभी लड़ाई जो है, मैदान लड़ाई छोड़ के अभी दरिया के अंदर आ गया है। मैं दरिया का लड़ाई बार बार इसलिए कहता हूँ अलग अलग चैनल में, क्योंकि समुद्र में जो लड़ाई होती है उसमें टारगेट जो है कोई छोटा मोटा नहीं है। एक जहाज होता है 300 मीटर, 600 मीटर, उसके ऊपर जो एसेट्स होते हैं, एक डिस्ट्रॉयर का कीमत होता है $14 बिलियन, 4 बिलियन to 4 बिलियन। ये जो ग्राउंड के ऊपर छोटे मोटे होते हैं ना, कोई टावर हो गया, कोई ब्रिज हो गया, ये इतना महंगा नहीं होता है ये। तो इसलिए ये एक कॉस्ट इंटेंसिव ये हो जाएगा। और इनका जो ईरान का जो एडवांटेज है आज के दिन में, कॉस्ट एसिमेट्रिक, ये जो एसिमेट्रिक डिटरेंस इनके फायदा में है। छोटे कम दाम का जो हथियार है और उसको नाकारा करने के लिए ये बड़े रकम की, बड़े दाम के ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चुनौती ये है सुरभि कि इनका जो स्टॉक पाइल है, अमेरिका का स्टॉक पाइल, कागजों में ओपन सोर्स तो कह रहा है कि 50% से ज्यादा, एक्चुअली हकीकत ये अगर डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, पिन काउंट करोगे, ये आ जाता है 67 to 71% उनका खर्चा हो चुका है जी। करीब करीब 30% से भी कम है, 25% और 30% के बीच में स्टॉक पाइल है, रिजर्व। और इतने स्टॉक पाइल के साथ कोई भी देश विश्व में मिलिट्री साइंस के बदखिलाफ है, आप लड़ाई के लिए नहीं रहते हो। अगर रहते हैं तो ये वाइंडिंग अप शुरू हो जाता है वापस जाने का। तो यही चीज मेरा जो संक्षेप में मेरा दिमाग में यही आ रहा है, ये ड्रामा 1-2 महीने के लिए करेंगे। मिड टर्म इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, और उनका जो स्टेइंग पावर है उनको ये इजाजत नहीं देगा ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए उनको 3 साल की जरूरत है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम वो कोप अप नहीं कर पाएगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन की डिमांड के लिए। तो इसलिए मजबूरन कहीं ना कहीं उधर एप्स्टीन फाइल वेट कर रहा है, उधर मिड टर्म इलेक्शन है, उधर वहां पे कांग्रेस में जो रेटिंग उनका इलेक्शन हो चुका है, ये यहाँ से विड्रॉ करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी जीत गई है 3 या 4 वोट से, अभी सीनेट में जा रहा है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है यूएसए में, वॉर पावर एक्ट जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट कर सकता है जो भी करना चाहे। लेकिन इतने सारे पाबंदी के बावजूद अगर ये रोकना चाहेंगे यहाँ पे, तो इट इज एट द पेरिल, ये मैं कह रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक प्रोहिबिटिव कॉस्ट होगा अमेरिका के लिए। मेरे विचार के मुताबिक एज अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एंड डिफेंस एनालिस्ट, ईरान को अभी भी कोई अगर अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो आप मतलब आ बेल मार वाली बात कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। लौटते मैं आपके पास डॉक्टर अजिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त
ट्रम्प जहां एक तरफ बात करते हैं कि अरागची से भी वो कह चुके हैं कि अगर मुस्तफा खामेनी से मिलने का समय मिल जाए तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, हम उनसे बात करके समाधान पर काम करने की कोशिश करेंगे, समझौते की भी वो बात कहते हैं। यहाँ इजराइल को वो समझा नहीं पा रहे हैं, इजराइल उनकी बात सुन नहीं रहा है, क्योंकि इजराइल को अगर वो कहते भी है कि भाई रुक जाओ अभी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ तब तक इजराइल एक और धमाका कर दे रहा है। यहाँ ईरान ये कह रहा है कि अब अगर नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटाता है तो फिर बाब अल मंदेब पर भी खतरा मंडरा रहा है और ये मिडिल ईस्ट तक ही ये आग सीमित नहीं रह जाएगी, इस आग की आंच अभी और फैलेगी। तो सर इस वक्त ट्रम्प के पास ऑप्शन क्या दिखाई देते हैं? अमेरिका इस सिचुएशन में कहां खड़ा दिखाई देता है और ईरान की स्थिति इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है पूरे मिडिल ईस्ट या पूरे ग्लोबली अगर बात करें? देखिए सुरभि जी, आज 100वां दिन है इस वॉर का और जो लेटेस्ट अभी खबर आई है और जो ट्रम्प के अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं एनबीसी ब्रॉडकास्ट के थ्रू, उससे तो ये पता चल रहा है कि ट्रम्प अब ज्यादा हार्डलाइन अप्रोच अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। नंबर 1, उन्होंने हॉर्मुज को खाली करने के लिए खोलने की बात कही है। सैंक्शन वो नहीं हटाएंगे जब तक कि डील नहीं हो जाती। एडवांस में न वो सैंक्शन हटाएंगे, न वो फ्रीज जो है उनके एसेट्स ईरान के उसको अनफ्रीज करने का कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने दोहराया है कि वो न्यूक्लियर जो भी वहां पे हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है उसको बर्बाद कर देंगे, उसको खत्म करेंगे, चाहे वो ऑफ साइट हो या ऑन साइट हो। तो तीनों मुद्दों पे आज जो ट्रम्प के लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं वो दिखाता है कि अब वो हेलबेंट है अपने स्टैंड को और ज्यादा वो कड़े कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह है इजराइल और दूसरी तरफ अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। वहां जो हार्डलाइनर ग्रुप है अमेरिका के अंदर वो ईरान से कोई समझौता या कोई ज्यादा लिबर्टी देने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल तो चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध खत्म हो। और आज तो जो खबर आ रही है कि इजराइल ने जो साउथ बेरूत पे अटैक किया है लेटेस्ट, उसके बाद ट्रम्प ये खबर आ रही है कि उसने ट्रम्प को ऑलरेडी बता दिया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है और उस पे ट्रम्प ने कहा है कि तुम और ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कर सकते हो, करो। तो ये दिखाता है कि वॉर के बढ़ने की संभावना है। चूंकि ईरान अपनी जो भी उसके डिमांड है उस पे झुकने को तैयार नहीं है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उससे दो उसके पर्पस हैं। एक तो जो उसका हिजबुल्लाह अपना बच्चा कह लीजिए है तो उसको तो छोड़ेगा नहीं। दूसरा उसको ये भी दिखाना है और टेस्ट करना है कि अमेरिका किस लेवल तक जा सकता है, झुक सकता है। तो दोनों तरफ वो होता नहीं दिख रहा है। ईरान अपनी जगह खड़ा है, अमेरिका का स्टैंड अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, टफेन कर रहे हैं वो। तो एस्केलेट होने की संभावना मैं अब देख रहा हूँ। सुरभि जी ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। जमीर अब्बास जी भी हमारे साथ ईरान से जुड़ चुके हैं। जमीर अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर सवाल ये भी कि ईरान इस वक्त किस इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ रहा है इस जंग में, क्योंकि एक तरफ जहां मध्यस्थता की बात सामने आ रही थी, बातचीत का दौर हमने देखा लेकिन सफल नहीं हो पाया कोई भी बातचीत का दौर, और अब अगर हार्ड लाइनर हिटर के तौर पर बात कर रहे हैं ट्रम्प, या अगर वो किसी को पहले से आगाह कर रहे हैं कि अब ये लड़ाई थोड़ी और दिलचस्प होगी, थोड़ी और कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, तो फिर अब अगला कदम ईरान का क्या रहने वाला है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो दिलचस्प नहीं होगी क्योंकि जब जंग होती है तो मौतें होती हैं, बच्चे मरते हैं। और एक मुल्क ने जिसका नाम अमेरिका है उसने एक इलीगल वॉर ईरान के साथ शुरू किया है जो तमाम इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से इलीगल था। दूसरी चीज, ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा हुआ था, तकरीबन सारी बातें फाइनल हो गई थी, उस वक्त हमला हुआ है। तीसरी चीज ये है कि ईरान अपनी राइट्स को और अपनी सॉवरेन राइट्स को किसी भी तरीके से जाने नहीं देगा, अपने आप को झुकने नहीं। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि अमेरिका क्या बोलता है इसकी वैल्यू अभी इंटरनेशनल लेवल पे 0 है। क्यों? क्योंकि इस पूरे 60 दिन में या 90 दिन में अमेरिका ने 120 से ज्यादा यूटर्न मार चुका है। जो बोलता है और जो करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आप ये मत पूछो कि अमेरिका क्या बोल रहा है, ट्रंप क्या बोल रहा है, एक्चुअल आप ये सवाल करो कि ईरान क्या बोल रहा है, क्योंकि वही होगा जो ईरान बोलेगा। जहां तक होर्मुज की बात है, मैं एग्री करता हूं कि होर्मुज को ईरान कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर होर्मुज को छोड़ देगा तो ईरान के ऊपर शदीद हमला होगा।
दूसरी चीज ये है कि भाई आप ये क्यों सवाल कर रहे हैं, दुनिया ये क्यों सवाल कर रही है कि ये अमेरिका ये करेगा या नहीं करेगा। सवाल ये है कि क्या ये करना लीगल है, कौन से कानून के हिसाब से अमेरिका हमला कर रहा है, कौन से कानून के हिसाब से अमेरिका कह रहा है कि भाई आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होना चाहिए। अमेरिका है कौन? आया यूनाइटेड नेशन दुनिया में फेयरली चलता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर इनके पास वेटो राइट्स क्यों हैं? तो अगर आप लॉजिकली, रैशनली, लीगली देखेंगे तो ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ईरान ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, ईरान पर हमला हुआ है वाइल नेगोशिएटिंग। दूसरी चीज, ईरान क्या कर रहा है? ईरान अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऑयल पे उसका कब्जा कर ले। खुल के ट्रंप ने कहा है कि भाई हमारा मकसद क्या करना है, ईरान के ऑयल पे कब्जा करना है। ईरान अपनी राइट्स के लिए लड़ रहा है, ईरान अपने लिए लड़ रहा है, प्लस ईरान उन तमाम दुनिया के देशों के लिए लड़ रहा है जहां पर ट्रंप जाके बदतमीजी करता है, गालियां देता है, टैरिफ लगाता है। हमारे प्रधानमंत्री की कई बार उसने तौहीन किया, कई बार कहा टैरिफ लगाता है, कई बार कहा कि हिंदुस्तान हेल होल है, हिंदुस्तान जहन्नम या नर्क है। क्यों हम लोगों से इस किस्म की बात करते हैं और क्यों हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स आके बैठ के ऐसे मुल्क का दिफा करते हैं जिस मुल्क ने एक बॉम्ब मारा और 168 बच्चे बच्चियां मर गए? क्या ऐसे वहशी लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए? 40,000 से ज्यादा बच्चों को गाजा में कत्ल कर दिया जिस मुल्क ने, क्या वो टेररिस्ट नहीं है? क्या बच्चों के कातिल को आपको टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए? भाई ईरान से क्यों सवाल कर रहे हो कि ईरान क्या करेगा? ईरान के लिए लास्ट मोमेंट तक हमारी आइडियोलॉजी करबला वाली है। सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। हम किसी के सामने तस्लीम नहीं होंगे। और याद रहे, मिलिट्री में अमेरिका की हार हुई है। सीएनबीसी की रिपोर्ट है, सीएनएन की रिपोर्ट है, 19 मिलिट्री बेसेस इनके डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 268 मिलिट्री साइट्स तबाह हो गई हैं, सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं। अमेरिका तो सुपर पावर था ना, उसने अब्राहम लिंकन लाया था। कहां है उसके अब्राहम लिंकन? क्यों होर्मुज पे नहीं जा रही है? क्यों होर्मुज पे जाके कब्जा नहीं कर पा रहे? भाई तुम तो सुपर पावर थे, अपने मिलिट्री बेसेस को नहीं बचा सके। तो ईरान के लिए क्लियर है, ये जंग में ईरान जीता है और क्योंकि जंग में जीता है तो डिप्लोमेसी में भी जीतेगा। ईरान अमेरिका की कोई बात नहीं मानेगा। अमेरिका चाहे जो भी कहे, अमेरिका का प्रेसिडेंट वो ख्वाब देख रहा है वो आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात करेगा। ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान के लीडर पाक व पाकीज़ा है, डोनाल्ड ट्रंप नजीस है। पाक और नजीस कभी साथ में नहीं मिलते। ठीक है सर। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी का एक बार फिर मैं रुख करना चाहूँगी। सर, अभी हमने सुना कि किस तरीके से ईरान का ये स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि हम तो अपने लिए खड़े हो रहे हैं, हम अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ये निर्मम हत्याएं की हैं। कई ऐसे लोग जो कि बेगुनाह थे लेकिन उन पर भी अटैक हुआ है। और जब वाकई अमेरिका अपने आप में इतना मजबूत है लेकिन उसने वेनेजुएला सोच करके ईरान पर भी अटैक कर दिया, क्या कोई पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी नहीं थी? उन्हें नहीं पता था कि ईरान वेनेजुएला नहीं हो सकता? सुरभि, हकीकत यही है कि क्या मजबूरन कहना पड़ रहा है कि इतने सब एक सुपर पावर, पढ़े लिखे लोग, तजुर्बा, एक्सपेडिशनरी फोर्स, इतना सब कुछ होने के बावजूद CIA, मोसाद और भी सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो एक रिटायर्ड सैनिक हूँ जी। मैं तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले आर्टिकल लिख दिया था 21 फरवरी को कि ये आप उंगली को आग में उंगली डाल रहे हैं। ये ईरान को समझ नहीं पाए हैं जी। मैं तो कब से चला रहा हूँ कि भैया ये जो ओपन सोर्स में विकिपीडिया में दिखा रहा है 3000 मिसाइल 2019 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये सब गलत है। और उनको सबको याददाश्त के लिए बताया, इनका मिसाइल प्रोग्राम 84-85 से स्टार्ट हुआ है। तब होता था एक महीने में 30 मिसाइल बना देते। तो मेरे कोई आर्मी में दोस्त है, वो मेरा बयान सुन के बोले कि नहीं मिसाइल का आउटडेटेड हो जाता है तो ऑब्सोल्यूट होते हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं। अरे भैया, अगर डिस्कार्ड करते हैं तो उसमें एक प्रोविजन भी है, उसको रेसिसिटेट किया जा सकता है। उन्होंने वही किया है। अभी ये जो 40 दिन की लड़ाई में पुराने मिसाइल और ड्रोन के साथ फायर किए हैं। आप पूछ लीजिएगा इन्हीं से, आप उनसे पूछिएगा, ईरान के जो है साहब बात कर रहे हैं, ये कामयाब होते हैं। पुराने जो लैंड माइन होते हैं, लैंड माइन तो थोड़ी ना है कि मिट्टी के नीचे से निकाला और फेंक दिया पर आउटडेटेड है, उसको कोशिश करते हैं सैल्वेज करने के लिए। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बेहतरीन ये होगा, बिना सोचे समझे ये लड़ाई शुरू की है उन्होंने नेतान्याहू के कहने पर, मेरे अंदाज के मुताबिक
ये लड़ाई उनका नहीं है, ये लड़ाई है नेतान्याहू का लड़ाई। और नेतान्याहू का लड़ाई क्या है? ग्रेटर इजराइल। ये पैलेस्टाइन 2 स्टेट नेशन, उसके लिए वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ना 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 बोलने के बावजूद भी अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट को आप देखेंगे 29 दिसंबर 2025 से लेके जब तक ये लड़ाई शुरू नहीं हुई, टर्निंग पॉइंट था 11 फरवरी। 11 फरवरी को जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया था, तब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने क्यों लड़ाई शुरू किया? लड़ाई इसलिए शुरू की है क्योंकि 11 फरवरी तक एप्स्टीन फाइल जो सामने आए थे, उनके एक नहीं मल्टीपल जगह पे उनका फोटो, उनका नाम और उनके खिलाफ बरखिलाफ बहुत कुछ चीजें रिपोर्ट। सच क्या है झूठ क्या है मैं कह नहीं सकता इतना दूर बैठ के। मेरे विचार के मुताबिक वो एक टर्निंग पॉइंट था विच कंपेल्ड हिम टू गो इन फॉर एन ऑफेंसिव इन ईरान। बिना सोचे समझे उनको अंदाज यही था कि भाई 3 जनवरी को वेनेजुएला से सक्सेस होके आए हैं और ये 28 फरवरी को जाएंगे दे धड़ाके पूरा एकदम। और उस समय आया था नेतान्याहू 2-3 बार आए हैं अभी विजिट के लिए। एक विजिट में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, शायद 16 फरवरी को प्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने वहीं पे फैसला कर दिया था कि भाई देखो ये एक्चुअल अटैक होना था 26 फरवरी को। उन्होंने 2 दिन कोई कारण की वजह से डिले किए और उनके नेतान्याहू आया था सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ कि 28 तारीख को ये हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिए हैं। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि जो कैपेबिलिटी असेसमेंट किया जाता है, इंट रिपोर्ट होता है, चलो CIA अगर सही नहीं दे पाया, मोसाद तो उनके अंदर घुसे हुए हैं तो वो भी अंदाज नहीं लगा पा रहे, और ऊपर से रिपोर्ट दे रहा हमने सब कुछ न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम को बर्बाद कर दिया है, न्यूक्लियर स्टेशन को बर्बाद कर दिया है, उनके सारे मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी सब डिस्ट्रॉय कर दिए। अभी CIA का लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है, क्या लिखा हुआ है? 71% उनके मिसाइल और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी अभी भी मौजूद है। 4 महीना अगर इंटेंस रेट का फायरिंग लड़ाई होगा तो 4 महीने तक ईरान बिना कोई हिचकिचाहट आराम से लड़ाई वो कर सकते हैं। उनका CIA का रिपोर्ट है। तो ऐसा हालत में मैं तो ये कहूंगा मिड टर्म इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, और अजिताभ साहब भी बहुत बढ़िया चीज बताया, उनका स्टांस हार्डन कब नहीं हुआ है, तो सुबह हार्डन होता है, शाम को ठंडा हो जाते हैं जी, ठीक है ना। 24 घंटे में 10 बार तो अपना जो मेंटल सेरिब्रल स्फीयर ऑफ उनका जो आर्टिकुलेशन होता है वो तो बदलते रहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए मैं तो एज ए वेल विशर हम भी चाहते हैं कि एक सुपर पावर इस तरफ हो, ह्यूमिलेट ना हो, जैसे वियतनाम में हुआ था या अफगानिस्तान में हुआ था। इतने जल्दी कैसे भूल गए? वो 2021 को अगस्त के महीने में तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके गए हैं। तो मेरे को जो जितना अभी पकड़ आ रहा है, समझ आ रहा है, सीरिया का उदाहरण लीजिए, अफगानिस्तान का उदाहरण लीजिए, बांग्लादेश चलिए अभी डेमोक्रेसी आ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये जो हम चाहते हैं उसी रास्ते में वो चलेंगे, ठीक है। उधर जमायत का फुटप्रिंट बढ़ने लगा है। अभी देखो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप या वर्ल्ड ऑर्डर, they have started accepting the non-state actors as in the central realm or paradigm of the rules-based order। यही सीरिया का तो अलकायदा, उसके बाद आईसिस का लीडर होता था, अभी वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। अफगानिस्तान का तालिबान हाँ ना करते करते फिर एवरीवन हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर। बांग्लादेश का यूनुस था, यूनुस के बाद अभी जमायत, देखिए कैसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसी लाइन पे, इसी ओरिएंटेशन पे हो सकता है कि कोई समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा डेंजरस है, ठीक है। मैं तो सलाह अगर मेरे तरफ से एक लाइन में कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, एक वेल विशर होने के नाते चुपचाप लड़ाई को बंद करके कोई बहाना बनाओ और एग्जिट विद विक्ट्री, चाहे वो फिक्शनल विक्ट्री हो, कुछ कह के यहाँ से निकल चलो। जैसे कि उनका जमीर साहब ने बताया बहुत बढ़िया तरीके से, 19 उनके बेसिस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 2018 का कुछ फिगर बता रहे थे, वो भी पूरा सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है। ये कोई मेरे पास भी वही रीडिंग है सामने, ओपन स्टडी मेरे पास पड़ा है, यही स्टैटिस्टिक्स है। तो ऐसा हालत में कहीं उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अगर 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, एक सुपर पावर का मतलब आप मान के चलिए ये डिक्लाइनिंग नहीं बल्कि डिक्लाइन हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाए, चाहे क्यूबा में जाए या ग्रीनलैंड। लेकिन वो यही बात तो नहीं समझ पा रहे सर कि अब उन्हें वाकई में डिसीजन ले लेना चाहिए। बहरहाल हमारे पास समय सर अब नहीं है, इस वजह से इस चर्चा को हम यही विराम दे रहे हैं।
बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर अजिताभ जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े, और जमीर अब्बास जाफरी जी हमारे साथ ईरान से जुड़े हुए थे। और हमने ये समझने की कोशिश की कि अब आने वाले दिनों में ईरान का क्या कुछ स्टैंड होगा, और क्या ट्रंप अभी भी ये बात स्वीकारेंगे या नहीं कि ईरान दूसरा वेनेजुएला नहीं बन सकता है। ईरान की अपनी खुद की खूबियां हैं और करारा जवाब बार बार अमेरिका को भी ईरान की ओर से मिल रहा है। हालांकि अब क्या कुछ निष्कर्ष इस युद्ध का वाकई में निकलता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।